बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये सीरीज़ एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी से स्टार्ट है जो वीडियो है, और इसमें जो मैं बात करूँगा वो हमारे पास है पोर्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का खास तौर पे पार्ट 2 यहाँ पे बताया जाएगा। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD फार्माकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। यहाँ पे पोर्शन वही ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन के यहाँ तक मैंने मेडिकल हिस्टोलॉजी तक आपको बता दिया था फर्स्ट पोर्शन में। सेकंड पोर्शन में कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट करने की, एंडोक्राइनोलॉजी, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई एंड अदर जो भी इनकी रिमेनिंग पोर्शंस हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी में इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बेसिकली आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरीज क्या रिलीज़ करता है, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोस्टीन, डायोन, एस्ट्रोजेंस, इनहिबिन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रोड्यूस करेगा। एसपीज फॉर एग्जांपल अगर हम इधर बात करें तो वो एंड्रोजन, एस्ट्राडायोल, इनहिबिन ये भी रिलीज करता है मेल में। इसी तरह लेकिन कुछ पोर्शन जो है प्लेसेंटा का, व्हेन प्रेग्नेंट होगी तो उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ये हार्मोन रिलीज होता है, और प्रेगनेंसी स्ट्रेप टेस्ट में हम जब देखते हैं तो ये हार्मोन उसके साथ अटैच होता है, और ये रिलीज होता है तो पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। तो उसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और इनहिबिन जो हार्मोन है ये रिलीज होते हैं। इसी तरह यूट्रस व्हेन प्रेग्नेंट हो, प्रोलैक्टिन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, और रिलैक्सिन है, रिलैक्सेशन करवाता है। इसी तरह ऑक्सीटोसिन भी इस पर इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी का हिस्सा हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, द वेस्कुलर सप्लाई टू विजाइना इज प्राइमरली फ्रॉम विजाइनल आर्टरी। नाम से ज़ाहिर हो रहा है, आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी से रिलेटेड वर्ड हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग विजाइनल आर्टरी, तो हम किसको सप्लाई कर रहे हैं? विजाइना को जो सप्लाई करेंगी विजाइनल आर्टरी होगी। ब्रांच ऑफ द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी जो है उसकी एक डिवीजन है विजाइनल आर्टरी, उसकी तरफ जो ब्लड सप्लाई करती है इंटरनल इलियक आर्टरी, जो नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, और ये पेल्विक रीजन में ये होती हैं ज़्यादातर, अब्डोमिनल से पेल्विक रीजन में। तो सेवरल ऑफ दीज आर्टरीज में बी फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द पेल्विस टू रिचली सप्लाई विजाइना, और बहुत रिच सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विनस ड्रेनेज ऑफ द यूट्रीन ट्यूब्स इज मीडिएटेड बाय द ट्यूबल वेन्स, जो ट्यूबल वेन्स होती हैं ट्यूब्यूल्स की, या इसकी जो हम बात विजाइना की, वो ड्रेन करती हैं, और दे ड्रेन इनटू यूट्रीन एंड पेम्पिनीफॉर्म विनस प्लेक्सिस। पेम्पिनीफॉर्म विनस प्लेक्सिस एक नाम है जो वेन लेके जा रही होती है वापस इसको। तो ये आगे देख लेते हैं फिगर में, साफ ज़रा यहाँ पे मौजूद है, फिगर के बगैर तो मैं बताता नहीं हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अच्छी फिगर हो, आपको समझ भी है उसकी। यहाँ से देखें, एओल्टा स्टार्ट हुआ, अब्डोमिनल, पहले थोरेसिक एओल्टा हो गया, फिर अब्डोमिनल एओल्टा हो गया, फिर पेल्विक एओल्टा हो गया। तो पेल्विक में ये डिवीजन हो जाती है। कॉमन जो है इलियक आर्टरी है, ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये विजाइनल आर्टरी यहाँ से निकल रही है जी, डायरेक्ट विजाइनल। और यहाँ से भी एक ओवेरियन आर्टरी यहाँ से निकलती है ओल्टर पोर्शन से, सस्पेंसरी लिगामेंट को भी देती है, यूट्रीन ट्यूब्स को भी प्रोवाइड करती है, और फिर सब डिवीजन इसकी बहुत सारी हो जाती है। और इस एरिया को, जो ये सप्लाई का एरिया है, मीजोसल्पेनिक्स मैंने बताया था, मीजोसल्पेनिक्स पीछे अगर आपने देखा हो स्टार्ट में। आर्क्वेट आर्टरी, आर्क्वेट आर्टरी आपने एक और जगह भी पढ़ा हुआ है, ये किडनीज में जो ब्लड सप्लाई होती है, नेफ्रॉन को जो एंड पे सप्लाई कर रहे होते हैं, आर्क्वेट आर्टरी होती है, आर्ट्रियोल्स होते हैं, बल्कि वहाँ पे ई फ्रंट और ए फ्रंट के बाद आर्ट्रियोल्स होते हैं। तो ये भी मीजोसल्पेनिक्स है। स्पाइरल आर्टरीज हैं, ऐसे स्पाइरल करके ये जाती हैं, उनके नाम से पता चला है। रेडियल आर्टरीज हैं जो रेडियस रीजन और इन एरियाज में दे रहे हैं। यूट्रीन आर्टरी है, यूट्रीन को दे रही है। ओवेरियन आर्टरी होगी तो ओवरी को दे रही है। तो ये आपको समझना चाहिए। ब्लड सप्लाई है, इसकी रिवर्सल भी पहले बता चुका हूँ, आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वापस कैसे जाएगा ब्लड। तो ये ब्लड सप्लाई भी पार्ट है एनाटॉमी का और हिस्टोलॉजी का, इसको भी समझना है। इसके बाद मैं थोड़ी शॉर्ट यहाँ पे बात करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, क्योंकि ब्लड प्लेसेंटल बैरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इससे जो है, अगर प्रेग्नेंट है फीमेल और उसमें कोई ड्रग इनटेक कर रही हैं, कोई स्मोकिंग कर रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ब्लड के अंदर, फीटस के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्लेसेंटल बैरियर कुछ चीज़ों को तो रोकता है, लेकिन इतना बड़ा बैरियर नहीं होता कि बहुत ही माइन्यूट चीज़ों को, ड्रग्स को रोक ले।
इसलिए ये ड्रग्स कुछ क्रॉस कर जाती हैं प्लेसेंटल बैरियर को, और बच्चे को जो फीटस होती है, जिन्हें हम फीटस कहते हैं उस वक्त, उनको डिस्टर्ब करती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, यानी अगर 9 महीने 10 दिन प्रेगनेंसी के होते हैं तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड 3 महीनों को सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड 3 महीनों को जो लास्ट वाले होते हैं उनको थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो लिहाजा उसमें जो है ख़ास तौर पे ड्रग्स को ख्याल से देना होता है, ताकि वहाँ पे जो है अगर वो एंटर हो जाते हैं ड्रग्स या ऐसी चीज़ें, केमिकल्स जो टॉक्सिन्स हैं, तो वो बच्चे के ऊपर टेराटोजेनिक इफेक्ट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में जो कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। तो टेक केयर, इसके बारे में डिटेल मैं नहीं बता रहा, लेकिन अगर पूछना चाहेंगे तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे लिम्फेटिक सप्लाई की बात करेंगे कि इंटरनल जेनिटिलिया है, पैरा एओल्टिक, इलियक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सुपरफिशियल, इंग्वेनल, लंबर एंड सेक्रल लिम्फ नोड जो है इंटरनल जेनिटिलिया को लिम्फेटिक सप्लाई करते हैं। पैरा एओल्टिक, एओल्टा के पैरेलल जो है वो भी इसको करता है, और इलियक एक्सटर्नल, इंटरनल जो इलियक है, सुपरफिशियल इंग्वेनल, इंग्वेनल एरिया या ग्रोइन एरिया, GROIN, ग्रोइन एरिया कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एरिया को कहते हैं। इंग्वेनल एरिया भी इसी तरह इस सेक्सुअल ऑर्गन वाले एरिया को कहा जाता है, जहाँ पे ये नाफ होती है, इंग्वेनल एरिया है ये। लंबर एंड सेक्रल lymph nodes, external genitalia, superficial and deep inguinal lymph nodes, इंटरनल iliac lymph nodes, ये lymph nodes हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल को प्रोवाइड करते हैं। ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि लिम्फेटिक सप्लाई भी इनको होती है, ये नहीं है कि लिम्फेटिक नहीं है ब्लड सप्लाई। जो लिम्फेटिक सप्लाई में वाइट ब्लड सेल आर मच मोर हायर, इसमें रेड ब्लड सेल कम होते हैं। पर लिम्फेटिक वेसल्स की अगर बात करें, ड्रेन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक नोड्स, इंटरमीडिएट वेसल ड्रेन इन दी, ड्रेनेज के बारे में बता रहे हैं कि रिवर्सल कैसे होगी, वापस कैसे जाएंगे, यानी वहाँ से ब्लड गया तो वहाँ से ये वापस कैसे जाएगा लिम्फेटिक। इंटरनल इलियक नोड्स एंड लोअर वेसल्स ड्रेन विजाइना बिलो हाइमन। हाइमन जो है एक लेयर होती है जो शुरू में बच्चों में ये होती है, फीमेल में हाइमन लेयर ऑफ दी विजाइना या सर्वेक्स की होती है, फिर जो है ये ब्रेक हो सकती है रनिंग के दौरान, किसी भी जगह करने के दौरान। और सम टाइम एक तुर्की में एक वाक़या बता दूं कि हाइमन को उन्होंने कहा जी हम चेक करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्टिंग है कि लोगों ने जो है कोई गलत काम तो नहीं करवाया हो, तो उसको चेक करने के लिए हाइमन को टेस्ट किया गया। तो लोगों ने फिर खुदकुशी लड़कियों ने कर ली थी कुछ, तो ये बहरहाल टेस्ट एक देखने के लिए कि वाकई उसमें कोई इश्यू तो नहीं है, किसी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम होता है फीमेल में, तो वो देखने के लिए। इन सुपरफिशियल इंग्वेनल नोड्स द लोअर विजाइना इज सप्लाइड बाय पुडेंडाल नर्व्स होती हैं, S2 S3 एंड S4 नर्व्स होते हैं, पुडेंडाल नर्व्स उन्हें कहते हैं, लोअर विजाइना को ये सप्लाई करते हैं, नर्व्स जो है सप्लाई करते हैं, जो आगे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। नर्व सप्लाईज की अगर हम बात करें, इंटरनल जेनिटिलिया, थोरैको लंबर्स नर्व्स, थोरैको लंबर किसे कहते हैं रीजन, थोरैक्स ये वाला जो रीजन है, और लंबर नीचे वाला, यानी अब ये स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, उनसे जो नर्व्स निकलती हैं वो इसको सप्लाई करती हैं इंटरनल जेनिटिलिया को। लेसर सप्लेनिक जो सप्लेनिक नर्व्स हैं, हैपोगैस्ट्रिक नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक सप्लाई करती हैं। थोरैकोलंबर वाला एरिया सिंपैथेटिक को सप्लाई करता है, तो उनकी नर्व्स इंटरनल जेनिटिलिया को मिलती हैं, यानी लंबर वाले जो एरिया है, क्योंकि लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट में ये पाया जाता है, तो लोअर जो है सप्लेनिक या हैपोगैस्ट्रिक आर्टरीज या नर्व होती हैं जो वो इसको सप्लाई करती हैं। पेल्विक स्प्लेनिक जो नर्व्स हैं या वेगस नर्व हैं पैरासिम्पैथेटिक की, वो ब्रेन से आती है, और क्रेनियोसेक्रल नर्व्स ने कहा जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर आपने प्रॉपर पढ़ा हो तो उनकी नर्व सप्लाई का अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटिलिया को इलियो इंग्वेनल नर्व्स होती हैं, इलियम की जगह से ये क्योंकि रिलीज हो रहे हैं बेसिकली उस साइड से, और इंग्वेनल एरिया जो है सेक्सुअल ऑर्गन को दे रहे हैं बेसिकली, गुनेड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जेनेटो कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जेनिटल सिस्टम कहते हैं। इसके बाद फिमोरल जो है, फिमोरल नर्व होती है, उसको जो दे रही होती है वो भी इसको देती है। पुडेंडाल नर्व है, इसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया को देती है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई सेंसरी नर्व है, ये भी इसको प्रोवाइड करती है। और यूटीरो विजाइनल नर्व प्लेक्सेस हैं पैरासिम्पैथेटिक की, ये इनको सप्लाई करती हैं। तो ये मल्टीपल यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्रोवाइड नर्वस सप्लाई टू दी बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज और जो बाकी पार्ट्स हैं। यहाँ पे पोर्शन दिखाया गया है, हैपोगैस्ट्रिक नर्व्स हैं, DRG है यहाँ पे,
रेक्टम को कुछ दे रहे हैं, एनएस को दे रहे हैं, विजाइना को ये नर्व सप्लाई हो रही है, और ब्लैडर को दे रही हैं, यूट्रस को दे रहे हैं, इसी तरह क्लेटोरस और बाकी पोर्शन को भी ब्लड ये नर्व सप्लाई जो है वो मिल रही है थ्रू दिस चैनल। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन जो है फिजियोलॉजी में हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उसके बारे में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू प्रोड्यूस एग्स, ओवा टू बी फर्टिलाइज्ड, टू प्रोवाइड द स्पेस एंड कंडीशन टू अलाउ ए बेबी टू डेवलप। बेबी को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको स्पेस देते हैं और वहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ब्लड सप्लाई देते हैं, ताकि वहाँ पे बच्चा डेवलप हो सके, फीटस डेवलप हो सके। बाद में पोस्ट नेटल लाइफ में आफ्टर बर्थ जो है वो बच्चा बड़ा होते होते माइटोसिस का प्रोसेस होता है और वो बड़ा जवान हो जाता है। इस तरह का जो प्रोसेस है इस फंक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो हैज स्ट्रक्चर्स नेसेसरी टू अलाउ स्पर्म फ्रॉम ए मैन टू मीट ओवा ऑफ ए फीमेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसको एक जगह देती है, एंट्री देता है स्पर्म को कि वो एंटर हो, उस जगह तक पहुंचे जहां तक ओवरीज से ओवम निकलते हैं, और उनकी मीटिंग के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर जो है एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा, कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, एक महीने के बाद जो है वो फीटस बन जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेक्स इट्स ओन हार्मोन्स दैट हेल्प टू कंट्रोल वीमेन्स मंथली साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम कहते हैं। मंथली साइकिल होता है जो 16 से 18 साल की लड़कियों में ये स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूजुअली बिटवीन 24 टू 35, एवरेज 28 डेज, यानी एक महीने का तकरीबन होता है 28 दिन का। दीज हार्मोन्स cause ova to develop to be released in a monthly cycle में ओवम रिलीज होती है। अगर उसमें मीटिंग हो जाती है स्पर्म के साथ तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्रेक हो जाएगा और ब्लीडिंग हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। इसको ओवुलेशन का प्रोसेस कहते हैं। उसमें 14वें दिन जो ओवुलेशन का प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसके बाद इफ वन ऑफ दीज ओवा इज फर्टिलाइज्ड बाय अ मेल स्पर्म दिस लीड टू प्रेगनेंसी। The hormones also create the right condition in the womb, uterus, for the fetus to develop and block ovulation during pregnancy. Menopause में एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी सी देना चाह रहा हूँ क्योंकि टर्म है menopause. When a woman stops having periods, जब पीरियड उनके ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसी एज आती है तकरीबन 45 to 50 ईयर्स है, is no longer able to get pregnant naturally. नॉर्मली तौर पे वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उनके हार्मोन और सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो ये एक एज है, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। इसके बाद है पीरियड सिंक्रोनी है, मैकक्लिंटॉक इफेक्ट उसे कहा जाता है। हमारे कुछ फेरोमोन्स होते हैं फीमेल्स की, खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि उनके फेरोमोन्स होते हैं। जब लड़कियां आपस में एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो उनके फेरोमोन्स होते हैं, हार्मोन यानी रिलीज करते हैं थ्रू नेजल पाथवे, वो एक दूसरे के मैच कर जाते हैं और वो तकरीबन एक ही दिन में मेंस्ट्रुअल जो पीरियड उनका सेम डेज में आ जाता है कि उसका भी आज शुरू हुआ, उसको भी आज हुआ, उसका भी आज ख़त्म हुआ, आज ख़त्म हुआ, तो यानी इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। उसको सिंक्रोनी कहते हैं, पीरियड सिंक्रोनी। तो लिहाजा ये इस साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को दिखाया गया है। प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या स्टेज आएगी, क्या चेंजेस आएंगे, कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो क्या होगा, ओवुलेशन होगी यहाँ पे, फिर दोबारा साइकिल इस तरह स्टार्ट होता रहेगा। और ये मंथली जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, डिस्मेनोरिया या मल्टीपल डिजीजेज हैं, वो हो सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस इसके साथ दिखाई गई हैं। इसके बाद डायग्नोसिस की अगर बात करें, बहुत सारी डिजीजेज हैं। मेमोग्राम है, अगर मेमोरी ग्लैंड में कोई इशू आता है इन फीमेल तो मेमोग्राम इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ये चेक करवाते रहना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर की भी जो अवेयरनेस है, प्रिवेंशन है, बहुत ज़रूरी है, उसको चेक करना चाहिए। पैप स्मेयर है, ये पैप स्मेयर स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर के लिए भी देखना चाहिए। उसमें सर्विकल कैंसर के जो चांसेस हैं सर्विक्स में वो भी ज़्यादा हैं। एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ये ख़ास तौर पे उन डिजीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जो ज़्यादा कॉमन है फीमेल में, और उनको टेस्ट साथ साथ डायग्नोसिस करवानी चाहिए। इसके बाद ब्लड टेस्ट हैं कुछ, उससे पता चल जाता है बहुत सारी डिजीज़ का हम डायग्नोसिस अगर किसी भी डिजीज़ को करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके बाद यूट्रीन टेस्टिंग है, फिजिकल एग्जामिनेशन उसका किया जा सकता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग होती हैं, जेनेटिक टेस्टिंग होती हैं, उनसे पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो है ये बच्चे में या किसी जगह। दिस इज़ द टेंशन
बिटवीन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो टेंशन तो होगी। तो लिहाजा इसमें कौन कौन से डिजीज़ेज़ हैं, हम आगे इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से डिजीज़ेज़ हैं। इसके बाद बैक्टीरिया एंड फीमेल, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं या वो डिजीज़ काज करते हैं, दोनों का लिंक हम यहाँ पे बात करेंगे। बैक्टीरिया एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कैन बी एरोबिक और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। या एरोबिक हो सकते हैं जो ऑक्सीजन लेवल पे रहते हैं, ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा होती है। एनएरोबिक होते हैं जहाँ ऑक्सीजन कम पाई जाती है या कम होती है। लैक्टोबैसिलाई आर डोमिनेंट बट फार फ्रॉम ओनली ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन विजाइना। दीज इंक्लूड लैक्टोबैसिलाई सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, स्टेफिलोकोकाई, कॉर्नी फॉर्म बैक्टीरिया, कैंडिडा एल्बिकेन्स ये फंगस है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ हैं, गार्डिनिला विजाइनालिस ये विजाइना के ऊपर इन्फेक्शन काज करता है गार्डिनिला, और यूरिया प्लाज्मा स्पीशीज़ हैं। इसी तरह बैक्टीरियोइड्स स्पीशीज़ हैं, वेरी डेंजरस स्पीशीज़ हैं, एनारोबिक्स हैं, और वेलोनीला स्पीशीज़ हैं, बाइफेडो बैक्टीरियम स्पीशीज़ हैं, कोलेस्ट्रीडियम स्पीशीज़ है, कोलेस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, कोलेस्ट्रीडियम टेक्नाई, कोलेस्ट्रीडियम मल्टीपल अदर जो नेम है स्पेसिफिकली यहाँ पे जो काज करता है वो यहाँ पे होगा। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजाइना काज कर सकता है, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है। गोनोरिया काज कर सकता है, जिसे लकोरिया हम कहते हैं, ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है। क्लेमीडिया है, ये भी डिजीज़ काज करते हैं। सेफिलिस है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। चेनक्राइड है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आती हैं, आगे इसके बारे में बताऊंगा। क्लिनिकल एनाटॉमी डिजीज़ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इस इन्फेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, PID इन्हें कहा जाता है। ये खासतौर पे इन्फेक्शन डिजीज़ेज होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं। इसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड या विनीरियल डिजीजेज इन्हें कहा जाता है। विनीरियल भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज को कहा जाता है। STDs, ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया स्प्रेड या HIV जैसे वायरस से फैल जाता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। हेपेटाइटिस स्प्रेड हो सकता है, मल्टीपल कोरोना के भी ये चांसेस हैं कि वो स्प्रेड हो सकता है। तो ये ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम योर विजाइना टू योर यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। hermaphroditism is a disorder of sexual differentiation। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेल के, जो फीमेल में ये प्रॉब्लम होता है ख़ास तौर पे, जिसमें हर्माफ्रोडाइट जिसे हम कहते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्सुअल जो जेनिटिलिया है वो चेंज हो जाती है, कुछ मेल की नज़र आती है और कुछ फीमेल की हो जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल जेनिटिलिया इन वन इंडिविजुअल, एक ही में पाए जाए उसको हर्माफ्रोडाइटिज्म कहते हैं। इसी तरह सीडो हर्माफ्रोडाइटिज्म है, इज ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जैसे कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, मेल में फीमेल जेनिटिलिया डिफरेंस आ जाए, दोनों आ जाए, उसे सीडो कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे और डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं इसकी। पैथोलॉजिकल जो डिजीजेज हैं, विजाइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द विजाइना, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, गोनोरिया, सेफिलिस, यीस्ट इन्फेक्शन, जेनिटल सर्जरी इज नीडेड समटाइम, बर्थ कंट्रोल, ये भी इसी का डिजीज़ में और प्रॉब्लम में शुमार होता है। एंडोमेट्रियासिस, यूट्रीन फाइब्रॉइड्स, गायनाकोलॉजिकल कैंसर, HIV एड्स, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और इंसुलिन से रिलेटेड है। इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा ना होना, इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसे कहते हैं। सेक्सुअल वायलेंस, ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा है सेक्सुअल वायलेंस। UTIs, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, डिसमेनोरिया, एमेनोरिया और प्योर पेरल इन्फेक्शन, जो बच्चा पैदा होता है उसके 40 दिन तक वो रिपेयर होती है, जो यूट्रस और जो विजाइना है उसे प्योर पेरल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके फीमेल को जो डेथ के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं, तो उसका केयर करना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो यानी 40 डेज तक ऑलमोस्ट जो है वो रिपेयर होती है विजाइना, उसके लिए टाइम उसको केयर करनी होती है। सर्विकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, यूट्रीन कैंसर है, ये भी हो सकता है और ये प्रॉब्लम भी वेरी कॉमन है। इसके बाद ये चंद एक डिजीज़, PCOS का मैंने बताया कि ये जो है सिस्ट बन जाते हैं बहुत सारे ओवरीज के अंदर, इसको भी रिमूव करना मुश्किल होता है। यूट्रीन फाइब्रॉइड्स हैं, ये मुख्तलिफ यूट्रीन के ऊपर ये फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, फाइब्रॉइड्स। इसके बाद कंट्रोल मेथड में कंडोम है, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन है, फीमेल कंडोम है, इस तरह के मल्टीपल इंजेक्शंस हैं, पैचेस हैं, डायफ्राम है, हार्मोनल रिंग है, और ओवेरियन जो कैलेंडर जो है ओवल्यूशन कैलेंडर से भी एहतियात कर सकते हैं। इन दिनों में जहाँ ओवल्यूशन रिलीज होता है उस वक्त ना किया जाए तो प्रेगनेंसी से रोका जा सकता है। मल्टीपल अदर थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पे फार्माकोलॉजी की बात हम करेंगे
कि इसमें कौन से जो हार्मोन है और कैसे हम इनको स्टॉप कर सकते हैं। एस्ट्राडायोल है फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव सेल्स हैं, कुछ कैंसर में भी एस्ट्रोजन इनहिबिटर और एगोनिस्ट इस्तेमाल होते हैं, और कुछ और डिजीज़ में भी या कंट्रासेप्टिव के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फुलविस्ट्रेंट है, ये इसको इनहिबिट करती है। सर्म्स हैं या डिपेंडिंग टिश्यू है और नेगेटिव डिपेंडिंग सर्म्स डिजीज़ हैं मुख्तलिफ, जो इनको इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल होती है एस्ट्राडायोल को। इसके बाद हाइपोथैलेमस से आपको पता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसको भी इनहिबिट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रिलीज कर रहा है इसको, क्लोमिफीन इसको ब्लॉक करती है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये जाके प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेज को उसको ब्लॉक कर सकती है। समटाइम इनको फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर फर्टिलिटी है उसके लिए भी ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं। देखिए ना, ये ओरल कंट्रासेप्टिव डानाजिल, ये ड्रग्स जो हैं इनको इनहिबिट करती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लॉक करती हैं। तो ये मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, उनके हार्मोनल एक्टिविटी को, कंट्रासेप्टिव इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। अगर इनफर्टिलिटी है तो उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं तो वो फर्टिलिटी हो जाए। इस तरह के बहुत सारे ड्रग्स जो हैं फार्माकोलॉजी में इसकी इस्तेमाल होती हैं, और कैंसर के लिए भी बहुत सारी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। तो आई थिंक फार्माकोलॉजी के बाद हमारी रेफरेंसेस सेक्स हार्मोन्स की हम बात करेंगे, और ड्रग्स अवेलेबल हैं। एस्ट्रोजन की कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं, प्रोजेस्टेंस की कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ये लिवोनॉर्जेस्ट्रल, ईसीपी या इन ड्रग्स में ये पाई जाती है, खासतौर पे कंट्रासेप्टिव के तौर पे इस्तेमाल होती है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं, रिलॉक्सीफीन, टॉर्मीफीन, टोरीमीफीन। इसी तरह फर्टिलिटी ड्रग्स हैं, ये वाली ड्रग्स मैं बता चुका हूँ, क्लोमिफीन जो आज जिक्र हुआ है, ये इस्तेमाल होती है। यूट्रीन मोटेलिटी ड्रग्स हैं, ऑक्सीटोसिक्स हैं, अर्गोनोमीन, यानी अगर वहाँ पे ऑक्सीटोसिन हम देते हैं ना, हार्मोन है कि हमें ज़रूरत हो बच्चे की और उस वक्त मुश्किल हो रही हो, तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, और ये मोटेलिटी जो है यूट्रीन की बढ़ जाती है और बर्थ ऑफ द बेबी वो हो जाती है। तो इसी तरह अबॉर्ट डिफिशेंट हैं, अबॉर्शन करना हो तो उसके लिए कार्बोप्रोस्ट, डाइनोप्रोस्टोन, मेफिप्रोस्टोन वगैरह ड्रग्स भी यूज़ हो सकती हैं। इस तरह ये रेफरेंसेस ड्रग हमारे पास हैं जहाँ से हमने रेफरेंस लिए हैं। बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे इंटरनेट के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से लिया है डेटा। तो आई थिंक वी हैव फिनिश्ड दिस वीडियो ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप इसको प्रॉपरली देखें, फर्स्ट पार्ट को भी देखें, अगर उसमें कोई इशू है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें, डिजीजेस का जिक्र है, इनमें अगर कोई इशू है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। God bless you all. Allah Hafiz. Please watch this video and subscribe my channel. Thank you very much. Allah